मेरा नाम रिया है। मेरी जिंदगी अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे से चल रही थी। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सारी खुशियां जैसे खत्म हो गईं और सिर्फ दुख ही रह गए। हम लोग एक साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। मैं अपने पूरे परिवार की इकलौती बेटी थी। मेरे 2 चाचा थे और दोनों के 2-2 बेटे थे। मैं ही अपने पापा की अकेली बेटी थी। जब मैं 9 साल की थी तब मेरे पापा का देहांत हो गया। लेकिन मेरी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी और होशियार थीं। मेरी मम्मी शुरू से ही नौकरी करती थीं क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी क्योंकि उन्हें मेरी परवरिश करनी थी। मेरी मम्मी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं, इसलिए वो खुद मेहनत करके कमाती थीं और अपना और मेरी देखभाल करती थीं। मम्मी चाहती थीं कि उनकी तरह मैं भी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनूं, ताकि अगर कभी कोई कठिन समय आए तो मैं भी किसी पर निर्भर न रहूं। उनकी चाहत थी कि मैं खुद से लड़ना सीखूं और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन मम्मी नहीं जानती थीं कि बुरा वक्त बहुत जल्दी आ जाएगा और मैं इस काबिल भी नहीं बन पाऊंगी कि उससे लड़ सकूं, बल्कि बुरा वक्त उससे पहले ही आ गया। मैं उस समय इंटर में थी जब मेरी मम्मी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी मम्मी स्कूल में टीचर थीं और स्कूल से लौटते समय उनका एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी जान चली गई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उस दिन मैंने अपनी माँ को खो दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सुबह जो मम्मी मुस्कुराते हुए स्कूल जाने के लिए निकली थीं, वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उस दिन के बाद वो मुझसे कभी बात नहीं कर सकेंगी। मैंने अपनी माँ की मौत पर बहुत रोया क्योंकि उनकी मौत मौके पर ही हो गई थी। उन्हें इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो आखिरी समय में मुझसे कुछ कह सकें। उनकी मौत के बाद मेरी जिंदगी में मुश्किलें आने लगीं। मेरी मम्मी की मौत पर मेरे मामा मामी भी आए थे। वैसे मेरे 3 मामा थे जिनकी शादी हो चुकी थी और 2 मौसियाँ थीं जिनकी भी शादी हो चुकी थी। मेरी एक मौसी की तो मौत हो गई थी, जबकि एक मौसी और 2 मामा दूसरे शहर में रहते थे। हमारे ही शहर में मेरे बड़े मामा रहते थे। नाना नानी ने मामा को जिम्मेदारी दी थी कि वो अपने सारे भाई बहनों का ख्याल रखें। मेरी माँ ने अपने सारे भाई बहनों की शादी करवा दी थी और वो अपने कर्तव्यों से मुक्त हो चुकी थीं। माँ के जाने के बाद 3 दिन में हमारा घर लगभग खाली हो गया। घर में बस मेरे दोनों चाचा और उनके परिवार ही रह गए थे। मेरे दोनों चाचा अपने अपने काम पर जाने लगे थे। मैं अब तक स्कूल नहीं जा रही थी क्योंकि मैं अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। मैं सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी और रोती रहती थी। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया। फिर मेरी चाची ने मुझ पर घर का सारा काम डाल दिया। पहले तीनों देवरानी जेठानी मिलकर घर का काम करती थीं और उनमें अच्छी दोस्ती थी, इसलिए काम का बोझ कभी महसूस नहीं होता था। लेकिन अब मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनके काम करूं, क्योंकि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं था। चाचा जी ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहते थे। जब रात को वो घर लौटते तो चाची ऐसे दिखाती थीं जैसे उन्होंने मुझसे कोई काम ही नहीं करवाया हो। उन्हें लगता था कि अब मैं उन पर निर्भर हो गई हूं और अब उन्हें ही मेरी जिम्मेदारी उठानी है। मेरे दिन अब रोते हुए ही गुजरने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी मम्मी की मौत को 15 दिन बीत चुके थे। इस बीच मेरे मामा जी मुझसे मिलने आए। मामा जी को देखकर मैं उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मामा जी ने जब मुझे रोते हुए देखा तो उन्होंने मेरी चाची से पूछा कि आखिर मैं क्यों रो रही हूँ। चाची ने जवाब दिया कि हम आपकी बेटी के नखरे नहीं उठा सकते। सारा दिन कमरे में बंद रहती है। हम चाहते हैं कि आप इसे अपने साथ ले जाएं। हमने इसलिए आपको बुलाया है। मामा जी को लगा कि वो लोग कोई बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं, लेकिन असल में वो लोग मुझे मामा जी के साथ भेजना चाहते थे। मामा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूँगा। मामा जी ने मुझसे कहा, तुम अपना सामान पैक कर लो और मेरे साथ चलो। मैंने अपना सामान पैक किया और मामा जी के साथ उनके घर चली गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी चाची और चाचा जी ने मामा जी को क्या बताया होगा, लेकिन शायद उन्होंने यही कहा होगा
कि मैं अपनी मर्जी से उनके साथ गई हूं, जबकि हकीकत ये थी कि उन्होंने मुझे भेज दिया था। मामा जी के घर पहुंचने के बाद भी मेरी जिंदगी में सुकून नहीं था। जब मैं मामा जी के घर पहुंची तो मामी और उनकी दोनों बेटियां खुश नहीं थीं। उनके चेहरे से साफ था कि वो मुझे नहीं रखना चाहती। मामी ने मामा जी से कहा, तुम इसे क्यों लेकर आ गए? मामा जी ने कहा, ये हमारे साथ रहेगी और तुम इसे अपनी बेटी समझो। अगर इसमें और मेरी बेटियों में कोई फर्क समझा तो अच्छा नहीं होगा। मामा जी की इस बात पर मामी चुप हो गईं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मुश्किलें और बढ़ने वाली थीं। मामा जी ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, लेकिन मामी मुझसे सारे घर के काम करवाती थीं। मैं कॉलेज से लौटकर सारे काम करती। मामा जी मामी से और अपनी बेटियों से हमेशा कहते थे कि रिया को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसका हर तरह से ख्याल रखना है। मामी की 2 बेटियां और एक बेटा था। हमारी उम्र में 2-2 साल का ही अंतर था। मामी अपनी बड़ी बेटी नीतू के लिए अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ रही थीं, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिला था जो उनके मुताबिक हो। मेरे मामा जी की नौकरी अच्छी थी, लेकिन फिर भी मामी को हमेशा लगता था कि उनके पास पैसों की कमी है। मामा जी ने कभी भी उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। फिर भी मामी को लगता था कि उनकी बहू और बेटियां अमीर घरों में जाएं। बचपन से ही मैं बहुत सीधी और सरल स्वभाव की रही हूँ। अगर कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करता तो मैं डर जाती थी। इसी वजह से मैंने अपनी मम्मी के मरने के बाद पूरे 15 दिन तक उनकी हर बात को सहा, और जब मामा के घर आई तो मामी की भी हर बात सहन करती रही। मुझे मामी से बहुत डर लगता था, इसलिए उनकी हर बात मानती थी। स्कूल में भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वहाँ किसी टीचर ने मुझसे कभी गलत ढंग से बात नहीं की। लेकिन अपने ही रिश्तेदारों की बातें अब मुझे सहनी पड़ रही थीं। कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही थी। मम्मी जब जिंदा थीं तो छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटती थीं और मैं उनसे बहुत डरती थी। अब मैं हमेशा डरी सहमी रहती थी। मामा के घर आने के बाद नीतू को देखने 1-2 बार लड़के वाले आए थे। मामी मुझे उन लोगों के सामने भी नहीं आने देती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लड़के वाले मुझे पसंद न कर लें। जब तक मेहमान चले नहीं जाते मैं कमरे में ही बंद रहती थी। मामी का मेरे साथ व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वे और उनकी बेटियां मुझे छोटी छोटी बातों पर मेरे पड़ती थी, ताने देती रहती थीं। फिर एक दिन नीतू के लिए एक अच्छा और अमीर परिवार का लड़का मिल गया। लड़के वालों ने नीतू को पसंद भी कर लिया था। मामी बहुत खुश थीं कि उन्हें उनकी बेटी के लिए सही रिश्ता मिल गया था। अब दोनों परिवारों के बीच सारी बातें तय हो गईं और नीतू की सगाई की तारीख तय कर दी गई। सगाई वाले दिन मामा जी ने मुझे भी नीतू की तरह अच्छे कपड़े दिलवाए। मामा जी ने मुझसे कहा था कि सगाई में सारे काम मुझे देखने हैं और किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी उन्हें यकीन दिलाया था कि सब कुछ सही रहेगा। घर में मेहमान आने लगे थे और लड़के वाले अभी नहीं आए थे। मैं कुछ सामान लेकर मामी के कमरे से निकल रही थी, तभी अचानक किसी से टकरा गई। मेरे हाथ से सारा सामान गिर गया। मैंने गुस्से में उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? और फिर सामान उठाने लगी। वह मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने अपने चश्मे को हटाकर मुझे गौर से देखा, जैसे उसने इतनी मासूमियत पहली बार देखी हो। मुझे उसका यूं देखना अजीब लगा, इसलिए मैं जल्दी से सामान लेकर चली गई। सगाई का फंक्शन अच्छे से हो गया, लेकिन वह लड़का बार बार मुझे देखता रहा। शायद वह मेरे मामा जी के बेटे पवन का दोस्त था, क्योंकि पवन ने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया था। नीतू की शादी की तारीख भी कुछ दिन बाद तय हो गई थी। शादी की तैयारियों में मैं मामी का हाथ बंटा रही थी, लेकिन इसके चलते मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी और पढ़ाई भी छूट गई थी। मामी का ध्यान शादी पर था, इसलिए मुझे ताने नहीं सुनने पड़ रहे थे। शादी वाले दिन मैं कामों में इतनी व्यस्त थी कि कई चीज़ें याद ही नहीं रहती। मैं नीतू के कपड़े रखकर भूल गई थी, क्योंकि मुझ पर काम का बोझ इतना ज़्यादा था कि दिमाग साथ नहीं दे रहा था। जब मामी को इस बात का पता चला तो वे बहुत गुस्सा हो गईं। उन्होंने मुझे मेहमानों के सामने बुलाया और डांटने लगी।
जैसे वे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हों। मामी ने कहा, तुम्हारी माँ मर गई और तुम हमारे सर पर आ गई हो, एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। मामी की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। रोते हुए अचानक मेरी नज़र कमरे में रखे संदूक पर पड़ी। मुझे याद आया कि मैंने कपड़े वहीं रखे थे। संदूक खोलकर देखा तो कपड़े मिल गए। मैंने जल्दी से कपड़े मामी को दे दिए, लेकिन रोती हुई कमरे से बाहर निकलने पर फिर उसी लड़के से टकरा गई। इस बार मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें कोई और काम नहीं है? हमेशा मुझसे टकराते रहते हो। मेरी बातों पर उसे गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर साफ गुस्से के भाव दिख रहे थे। हालांकि मेरा असली गुस्सा उस पर नहीं था, बल्कि मामी की बातों पर था। जब टक्कर हो गई तो मैंने सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया और अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। हमें मैरिज हॉल जाना था, क्योंकि बारात आने वाली थी और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई थी। मामी जी ने मुझसे इतने सारे काम करवाए थे कि मुझे समय ही नहीं मिला। जब काम खत्म कर लिया तो पवन मुझे अपने साथ मैरिज हॉल ले गया। वहां फिर से पवन के दोस्त से सामना हुआ। वह बार बार मुझे देख रहा था, पर मैंने नजरें फेर लीं। नीतू की विदाई के बाद मामी जी ने कहा कि दुल्हन के कमरे का सारा सामान गाड़ी में रखवा दो। जब मैं दुल्हन के कमरे में गई तो एक बार फिर मनीष से टक्कर हो गई। इस बार मुझे और भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हारी हर बार मुझसे ही टक्कर क्यों होती है, और तुम यहाँ दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हो? इस बार मनीष ने चुप्पी नहीं साधी। उसने तेज आवाज में कहा, तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? पहली बार जब हमारी टक्कर हुई थी तो मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें आते नहीं देखा, लेकिन दूसरी बार मैं सामने ही देख रहा था। तुम ही मुझसे आकर टकराई थी, और अभी भी मैं पहले से ही इस कमरे में था। तुम खुद आकर मुझसे टकराई। तुम ध्यान से क्यों नहीं चलती? हर बार मुझे ही बातें सुना देती हो। उसकी तेज आवाज़ से मैं डर गई, क्योंकि मैं किसी के डांटने पर अक्सर डर जाती थी। चुपचाप अंदर गई और सामान उठाने लगी। तभी उसने कहा, सामान कहाँ ले जा रही हो? मैंने कहा, मामी जी ने कहा है कि इसे गाड़ी में रखवा दूं। उसने कहा, छोड़ो, पवन ने कहा है कि मैं खुद ये सामान गाड़ी में रखवा दूंगा। मैं बाहर आ गई, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी ही थी। मुझे मनीष से इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। पहले ये सोचना चाहिए था कि शायद मेरी ही जल्दबाजी के कारण टक्कर हो रही थी। नीतू की शादी के बाद भी मामी जी मुझे चैन से नहीं रहने दे रही थीं। अब तो वो मुझसे खाना भी बनवाने लगी थीं, जबकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। पहले नीतू ही खाना बनाया करती थी, और अंजू तो कभी कोई काम नहीं करती थी। वह बस कॉलेज जाती और फिर कमरे में बंद होकर जाने किसके ख्यालों में खोई रहती। मैंने मामी जी से कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। उन्होंने कहा, आजकल सब कुछ मोबाइल में मिल जाता है, इसमें देखकर सीख लो। मैं कुकिंग सीखने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया। मामी जी के रोज़ रोज़ के कामों से मैं तंग आ चुकी थी, क्योंकि मुझे कॉलेज गए 1 महीना हो गया था। अब मैंने तय कर लिया था कि किसी भी तरह कॉलेज जाऊंगी। अगले दिन मामी जी फिर से काम करवाने लगीं, लेकिन मैं अब पढ़ाई का बहुत नुकसान कर चुकी थी। तैयार होकर कॉलेज जाने लगी तो मामी जी ने देख लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मामी जी, कॉलेज जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। वो कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की, घर के काम देखो। नीतू की शादी हो गई, अब तुम घर के काम संभालो। मैंने कहा, मामी जी प्लीज़ मुझे कॉलेज जाने दीजिए, मैं लौटकर सारे काम कर लूँगी। तभी मामा जी आ गए और बोले, अरे बेटा, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई। मैंने कहा, मैं जा रही थी। मामा जी ने कहा, जल्दी जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। मामा जी की वजह से मैं बच गई और कॉलेज चली गई। कॉलेज पहुंची तो वहां एक और मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी 1 महीने की छुट्टियों के कारण बहुत डांट पड़ी और प्रोफेसर ने कहा कि मेरी 2 महीने की फ़ीस बाकी है। मैंने कहा कि मैं जल्द ही फ़ीस भर दूंगी। रात को जब हम खाना खा रहे थे तो मामा जी ने मुझसे कहा, तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस भी तो भरनी होगी। मैंने हामी भरी तो मामा जी बोले, मैंने तुम्हारी मामी को फ़ीस के पैसे दे दिए हैं, सुबह उससे ले लेना। अगले दिन जब मैंने मामी से फ़ीस के पैसे मांगे तो उन्होंने कहा
मैं पैसे नहीं दूंगी, अब तुम्हें पढ़ाई बंद करनी होगी। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मामी जी प्लीज़ मेरी पढ़ाई मत बंद करवाइए। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनूं। मामी कहने लगी, तुम्हारी मम्मी को पढ़ाने के लिए उनके माता पिता थे, लेकिन तुम हमारे सहारे हो। ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, रिश्तेदारों की नहीं। मैं रोते हुए उनसे मिन्नतें करने लगी, लेकिन मामी ने मेरे बाल पकड़ लिए और धमकी दी कि अगर मैंने मामा जी से कुछ कहा तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। मैं बहुत रोई और फिर काम में लग गई। मैंने सुना कि मामी मामा से कह रही थीं कि अगले दिन अंजू को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मामा जी बोले, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि अंजू की पढ़ाई खत्म होने से पहले उसका रिश्ता तय कर दें, और जैसे ही उसका यह साल पूरा हो उसकी शादी कर देंगे। इस तरह अंजू भी अपने घर की हो जाएगी। फिर हम रिया के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने लगेंगे। मामी जी इस बात से फिर से गुस्से में आ गईं। अगले दिन मैं डरते हुए कॉलेज चली गई। उस दिन प्रोफेसर ने मेरी बहुत बेइज्जती की। वह बार बार मुझसे फीस के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मेरे पास फीस नहीं थी तो मैं उन्हें कहाँ से देती। मेरे एग्ज़ाम भी पास आ रहे थे और फीस देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं फ़ीस नहीं भरती तो मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता। उस दिन मैं कॉलेज से बेइज्जती के साथ घर आई। जैसे ही मैं घर पहुंची, मामी जी ने कहा, जल्दी से काम में लग जाओ। कपड़े बदलते ही मैं काम करने लगी, क्योंकि अंजू को देखने लड़के वाले आए हुए थे। मैंने मेहमानों को नाश्ता परोसा, लेकिन मामी जी ने मुझे मेहमानों के सामने आने से मना कर दिया। मैं चुपचाप किचन में खड़ी थी। तभी अंजू रोती हुई किचन में आई। उसे इस हालत में देख मैं घबरा गई और पूछा, अंजू क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? अंजू ने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। मम्मी तुम्हारे साथ सही करती हैं, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने हैरान होकर कहा, अंजू तुम क्या कह रही हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अंजू बोली, तुम जानती हो कि मैं मनीष से कितना प्यार करती हूँ। जब उसकी मम्मी ने कहा कि वह हमारे घर रिश्ता लेकर आ रही हैं, तो मुझे लगा कि मनीष मेरे लिए ही आ रहा है। हमारी अच्छी दोस्ती थी और मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन आज जब उनकी मम्मी ने तुम्हारे लिए रिश्ता मांगा तो मैं चौंक गई। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने अंजू को समझाने की कोशिश की कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। वह रोते हुए वहाँ से चली गई। मामी ने भी मुझे डांटा, क्योंकि मामी जानती थी कि अंजू मनीष को पसंद करती है। फिर भी मनीष के घर से मेरे लिए रिश्ता आ गया था। मैं पहले ही परेशान थी और अब मामी और अंजू के तानों से और भी दुखी हो गई थी। रात को जब मामा जी घर आए तो मामी ने सारा किस्सा उल्टा बताकर कहा कि मेरा मनीष के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया है। मामा जी ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा मनीष के घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। क्या तुम ये शादी करना चाहती हो? क्या तुम मनीष को पसंद करती हो? मैंने मामा जी से कहा, नहीं मामा जी, मैं मनीष को पसंद नहीं करती और मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जब मैंने ये बात कही तो मामी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उन्होंने तुरंत मनीष की मम्मी को फ़ोन करके मना कर दिया। मगर अगले दिन मनीष की मम्मी फिर हमारे घर आईं और मामा जी से बात की। उन्होंने कहा, मेरा बेटा आपकी भांजी को पसंद करता है और वह उसे बहुत खुश रखेगा। मामा जी ने जवाब दिया, हमारी भांजी आपके बेटे को पसंद नहीं करती। उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। लेकिन मनीष की मम्मी ने फिर भी कहा, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ, एक बार अपनी भांजी को समझाकर तो देखिए। मामा जी ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मामी तुम पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन तुम इस रिश्ते के लिए मना कर रही हो ताकि वो इल्ज़ाम सच न हो जाए। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम बहुत सीधी हो। ये रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा है। मामा जी की बात सुनकर मैं चुप रही। मामा जी ने मनीष की फैमिली को हाँ बोल दिया, पर मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और अभी शादी में 1 साल बाकी था, तो मैंने सोचा तब तक तो पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। अगले दिन बिना फीस के ही मैं कॉलेज गई। प्रोफेसर ने फिर मुझसे फीस के लिए कहा और इस बार सख्त लहजे में बोले, कल से कॉलेज मत आना,
जब तक फीस भर नहीं देती। कॉलेज में बैठकर मैं रोने लगी। घर में अंजू मुझे अपना दुश्मन समझने लगी थी और मामी भी मुझसे यही कहती रहती थी कि मैंने उनकी बेटी की खुशियां छीन ली हैं। कॉलेज में भी मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत मिली थी। मैं बहुत परेशान थी कि अब क्या करूं। तभी मेरे कॉलेज का एक लड़का मेरे पास आकर बैठा और पूछा, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, तुम तो जानते ही हो कि क्यों। उसने कहा, हाँ, कई दिनों से देख रहा हूँ प्रोफेसर तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। तुम मजबूर हो इसलिए फीस नहीं भर पा रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई और पूछा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? उसने अपनी जेब से Rs40,000 निकाल कर मुझे दिए और बोला, ये लो, अपनी फीस जमा कर दो। मैंने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। वह बोला, रख लो, मुझे अपना दोस्त समझो। आखिर मैं भी तो तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ और तुम्हें इस तरह रोज प्रोफेसर से बेइज्जत होते नहीं देख सकता। मैंने फिर से कहा, लेकिन वह मुझे टोकते हुए बोला, लेकिन कुछ नहीं, अभी अपनी फीस जमा करो, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो मुझे लौटा देना। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। मैंने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर तुम्हें लौटा दूंगी। उसने मुझे फिर से याद दिलाया, पहले अपनी फीस जमा कर दो। मैंने उसके दिए पैसे लिए और तुरंत कॉलेज जाकर फीस जमा कर दी। अक्षय ने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी थी और अब मैं सुकून से पढ़ाई कर सकती थी। मामी को ऐसा लगता था कि मैंने फीस जमा नहीं की, इसलिए वह मानती थीं कि एक दिन कॉलेज से मुझे निकाल दिया जाएगा। मगर अब अक्षय ने मेरी मदद कर दी थी और मैं निश्चिंत हो गई थी। अगले दिन जब मैं घर गई तो मामी और अंजू मुझे देखकर गहरी सोच में पड़ गईं। उन्हें ताज्जुब हो रहा था कि मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं थे। उन्हें हर बार यही लगता था कि बिना फीस के मुझे कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। मैंने अब पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। 2-3 दिन तक जब मैं कॉलेज गई तो अक्षय कॉलेज नहीं आया। उसके दोस्तों से पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझे किसी तरह अक्षय के पैसे वापस करने होंगे। मैंने तय कर लिया था कि मामा जी से ही बात करूंगी, क्योंकि मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। हालांकि मामा जी शहर से बाहर थे, इसलिए मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही थी। 3 दिन बाद जब मैं कॉलेज पहुंची तो अक्षय भी वहां आया हुआ था। छुट्टी के बाद उसने मुझे बात करने के लिए दूसरी क्लासरूम में बुलाया। मैं थोड़ी घबराई हुई वहां गई। अक्षय ने सीधे सवाल किया, तुम मुझे मेरे पैसे कब लौटा रही हो? मैंने कहा, मुझे कुछ दिन का वक्त दो, मामा जी से पैसे लेकर लौटा दूंगी, वह अभी शहर से बाहर हैं। उसने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। अगर तुमने 2 दिन में पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें मेरे बिस्तर तक आना होगा। उसकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने घबराकर कहा, ये कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि जब मेरे पास पैसे हों तभी दूंगी। अब अचानक से क्यों दबाव डाल रहे हो? वह बोला, मैं ऐसा ही हूँ। शुक्र मानो कि मैंने वक्त पर तुम्हारी मदद की, वरना तुम अब तक कॉलेज से बाहर हो चुकी होती। मैंने थक कर कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन मन ही मन मैं बहुत परेशान हो गई थी। जब मैं घर पहुंची तो बेहद तनाव में थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मनीष खड़ा हुआ था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन मैं बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आज गुस्सा नहीं करोगी? मैंने हाथ झटककर उसे छोड़ा और तुरंत अपने कमरे में चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि मामी या अंजू हमें बात करते देख लें। मनीष कुछ देर बाद चला गया और मैं अपने कॉलेज और अक्षय की बात को लेकर बहुत परेशान थी। मुझे मामी से पैसे लेने ही होंगे। मैंने हिम्मत जुटाकर मामी के पास जाने का फैसला किया, पर देखा कि अंजू भी वहां बैठी हुई थी। मैंने कहा, मामी प्लीज़ मुझे फ़ीस के पैसे दे दीजिए, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। मामी ने तंज कसते हुए कहा, अभी तक कॉलेज वालों ने तुम्हें निकाला नहीं, तुम्हारे ऊपर तो बहुत सी फीस बकाया है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मेरा एक दोस्त है जिसने मेरी मदद की
और फीस भरने के लिए उधार पैसे दिए। अब वह मुझसे अपने पैसे मांग रहा है। आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं उसे लौटा सकूं। अंजू मेरी बात ध्यान से सुन रही थी, लेकिन मामी ने साफ मना कर दिया। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, फिर से किसी और से मदद मांग लो। मामी ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं शर्मिंदा होकर उनके कमरे से बाहर निकल आई। पूरी रात मैं चिंता में रही और सुबह होते ही अक्षय का फ़ोन आ गया। उसने कहा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। कॉलेज जाने पर उसने फिर वही बात दोहराई और कहा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 16 घंटे बाकी हैं। अगर पैसे नहीं लौटा पाई तो कल मेरे घर आ जाना। मैंने उससे मिन्नत की, प्लीज़ मुझ पर यह जुल्म मत करो। मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे पैसे जल्द लौटा दूंगी। लेकिन अक्षय किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, या तो पैसे दो या कल मेरे घर आओ। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे पास रोने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं चुपचाप कॉलेज के लिए तैयार हुई, लेकिन मेरे कदम धीरे धीरे अक्षय के घर की ओर बढ़ रहे थे। पूरे रास्ते मेरा मन भयानक सोचों से घिरा हुआ था। न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। जब मैं अक्षय के घर पहुंची तो वह मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, क्या हुआ, पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ? मैंने उससे कहा, थोड़ा और समय दे दो, मैं पैसे लौटा दूंगी। लेकिन वह बोला, अब और समय नहीं मिलेगा, अब तुम्हें मेरे बिस्तर तक आना पड़ेगा। यह कहकर जब उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो अचानक किसी ने उसे धक्का दे दिया। मैंने पलटकर देखा तो मनीष खड़ा था। उसने अक्षय का कॉलर पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। मैं डर गई थी। मनीष ने अक्षय को काफ़ी मारा। अक्षय बार बार कह रहा था, इसने मुझसे पैसे लिए थे और अब वापस नहीं दे रही। तब मनीष ने अपनी जेब से पैसे निकाले और अक्षय के मुंह पर फेंकते हुए कहा, अगर तुमने किसी भी लड़की को इस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। मनीष ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से ले आया। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कह रहा था। मैं बस लगातार रोए जा रही थी। मनीष ने मुझे घर पहुँचाया। घर पर मामा जी भी आ चुके थे। मनीष ने मामा जी को सारी बात बता दी। मामा जी को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने मामी से पूछा, तुमने इसे पैसे क्यों नहीं दिए? मैं तो हर महीने तुम्हें पैसे देता था। मामी खामोश थीं और फिर कहने लगीं, आप मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? कौन जानता है कि इसका कॉलेज में किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा हो। तभी मनीष ने कहा, यह मजबूरी में उस लड़के के घर गई थी क्योंकि उसने फीस के पैसे दिए थे और अब उसे ब्लैकमेल कर रहा था। मनीष ने अंजू की तरफ देखा और कहा, अंजू, तुमने मुझे 3 दिन से बेवकूफ़ बना रखा था। तुमने मुझे झूठे सबूत दिखाए, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने रिया पर नज़र रखी। आज जब मैंने उसे कॉलेज की बजाय अक्षय के घर जाते देखा तो मैंने उसका पीछा किया। जब मैंने उसे अक्षय के सामने गिड़गिड़ाते देखा तो मुझे सब समझ आ गया। अंजू खामोश हो गई। मामा जी ने उससे पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? अंजू ने जवाब दिया, मैं मनीष से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मनीष ने रिया को चुन लिया, इसलिए मैंने यह सब किया। मामा जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मामी को भी डांटते हुए कहा, अगर मनीष सही समय पर वहाँ नहीं पहुँचता तो न जाने क्या होता। तुम्हारी एक गलती से रिया कितनी मुसीबत में पड़ गई। मामा जी ने मनीष का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी रिया से करवा दूंगा। मामा जी ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे कह सकती थी। मामी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। मैंने कहा, मामी ने मुझे मामा जी को कुछ भी बताने से मना किया था। यह सुनकर मामा जी और गुस्से में आ गए और मामी और अंजू को घूर कर देखा। फिर वे कमरे से बाहर चले गए। मामी और अंजू भी चुपचाप चली गईं। कमरे में अब सिर्फ मैं और मनीष थे। मनीष ने मुझसे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत मासूम हो और इस दुनिया से अनजान हो। तुम्हें समझना होगा कि यह दुनिया बहुत खराब है। सीधे सादे लोग यहाँ नहीं टिक पाते। मनीष की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने तय कर लिया कि अब से मैं किसी से डरूंगी नहीं। जितना हम डरेंगे
लोग हमें उतना ही डराएंगे। मुझे साहस दिखाना होगा। इसके बाद काफ़ी वक्त बीत गया, लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी डरना नहीं सीखा। लोग अक्सर औरतों को कमज़ोर समझते हैं, खासकर उन्हें जिनके पास कोई सहारा नहीं होता। मगर अब मनीष का साथ मिल गया था। उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरी पढ़ाई पूरी करवाई और हम शादी के बंधन में बंध गए। अब जब मैं अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ, तो मामी का रवैया भी मेरे प्रति बदल गया है। अंजू ने भी अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। आज मैं मनीष के साथ एक सुखी जीवन बिता रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो लड़कियाँ मेरी यह कहानी सुन रही हैं, वे भी मेरी तरह डरना छोड़ दें और मजबूती से अपना रास्ता तय करें। इस दुनिया में हिम्मत और समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले।